हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 6 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की डायनेमिक्स क्या होती ये समझेंगे बच्चे। ठीक है क्या? अगर मान लो तो इस बेटा डायनेमिक्स को पढ़ने से पहले अपन लोग पहले एक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स को क्या नाम देते हैं बच्चे? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है ये देखते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है नाम से ही क्लियर है कि जो फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट करे। सेंट्रीपिटल मतलब द फोर्स विच इज एक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, कोई भी हो सकता है। द फोर्स विच इज एक्टेड acted towards the center is called centripetal force. It's called centripetal force. ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स को बच्चे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स नाम देंगे। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल लेकर के चले, मान लो अपने पास में कोई इस तरीके से एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, और सर्कुलर मोशन अभी मैंने बोल दिया बच्चे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। कैसा सर्कुलर मोशन है? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म भी है। किसी इंस्टेंट पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी अभी v है, यहाँ पर इस पोजीशन पर वेलोसिटी इसकी v है। ये रेडियस हो गई, वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, और रेडियस वेक्टर क्या होगा बच्चे? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरीके से यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया O, ये पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर ऑब्जेक्ट ऐसे 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 चारों तरफ भाग रहा है। ठीक है, ये पॉइंट P ऐसे ऐसे इस सर्कल पर मूव कर रहा है। हॉरिजॉन्टल सर्कल अभी मैंने बनाया हुआ, या जैसा भी है सर्कुलर मोशन है। तो एक चीज हम लोग पढ़ चुके थे बेटा कि इस पर मैं फोर्स की बात करूं तो दो तरीके के एक्सेलेरेशन होते थे। एक्सेलेरेशन की बात करूं, एक तो बच्चे एक्सेलेरेशन इन टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता था, दैट इज कॉल्ड द AT, और एक एक्सेलेरेशन बच्चे लगता था जो सेंटर की तरफ लगता था, दैट इज AC। टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो एक्सेलेरेशन था उसे हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कहते थे, और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की तो वैल्यू बच्चे बोलेंगे सर ये dv/dt थी। dv/dt मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड यानी स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड था एक तरीके से। ठीक है, किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन था, या किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन था टाइम के रेस्पेक्ट में। और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन उसी टर्म में निकला था बच्चे, वो v²/r था। इसे एक और टर्म में लिखा था हम लोगों ने, ओमेगा इंटू बी, और इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखा था बच्चे ओमेगा क्रॉस बी, या कहीं पर ऐसे भी सेंट्रीपिटल फोर्स लिखा था बच्चे आर क्रॉस ओमेगा, मतलब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, ये हो गया था सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। तो इसकी जो डायरेक्शन देखिए, अगर ओमेगा क्रॉस बी, पार्टिकल इधर की तरफ मूव कर रहा है, ऐसे ये ओमेगा है। सो ओमेगा की डायरेक्शन कैसी आ गई बेटा? ओमेगा ऐसे हमने फिंगर्स को कर्ल किया तो ओमेगा किधर की तरफ है? बाहर की तरफ। क्रॉस बी तो इससे इधर की तरफ क्रॉस करेंगे, ओमेगा क्रॉस बी डायरेक्शन कैसी हो गई? ये सॉरी, ओमेगा बाहर की तरफ है और वी वेक्टर ऐसे ऊपर की तरफ, तो ओमेगा है बाहर ये, और वी वेक्टर ऐसे, ओमेगा बाहर, वी ओमेगा क्रॉस बी किधर की तरफ आ गई? अंदर सेंटर की तरफ आ रही है हर बार। अगर वेलोसिटी बच्चे इधर की तरफ है, वेलोसिटी अगर इस तरफ है ऐसे, ओमेगा तो बच्चे बाहर की तरफ, ये रहा ओमेगा, ये रहा वेलोसिटी, तो ओमेगा से वी की तरफ क्रॉस किया, देखो ओमेगा क्रॉस भी है ना, तो वी इस तरफ है ना, वेलोसिटी वेक्टर वी इस तरफ है, ओमेगा ऐसे, वी इधर है, तो ओमेगा से वी की तरफ क्रॉस किया, ओमेगा ये रहा, और वी इस तरफ, ओमेगा क्रॉस बी, डायरेक्शन कैसी आ गई? इनवर्ड। यहां पर अगर वेलोसिटी बच्चे
तो ओमेगा किधर है, बाहर की तरफ, और बी ऐसे, तो ओमेगा बाहर की तरफ, बी ऐसे, ओमेगा क्रॉस बी, डायरेक्शन ही आ गई। इस तरफ है अगर यहाँ इस पॉइंट पर है, वेलोसिटी वेक्टर इधर है कहीं, ओमेगा किधर है बच्चे, बाहर है, तो ओमेगा बाहर है, वेलोसिटी इधर, ओमेगा क्रॉस बी। तो अब ये देखो, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये रहा ओमेगा, ओमेगा क्रॉस बी, डायरेक्शन किधर आ रही है, हर बार में डायरेक्शन जो है बेटा वो रेडियल है, लेकिन सेंटर की तरफ है, टूवर्ड सेंटर ऐसे। तो ये जो एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन ऑलवेज किधर की तरफ आ रही बच्चे, वो सेंटर की तरफ आ रही। तो इस टाइप के एक्सेलरेशन को हम लोग एक नाम देते हैं, एंड दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ऐसे एक्सेलरेशन का नाम है बच्चे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ एक एक्सेलरेशन लग रहा है और कोई पार्टिकल है उसका मास m है और यही पूरे सर्कल में ऐसे रोटेट कर रहा है, तो अगर ये रोटेट कर रहा है तो भाई एक चीज तो सर क्लियर है कि इस पर एक फोर्स भी अंदर की तरफ लगेगा, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स को क्या नाम देते हैं हम लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं कहूं भाई सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, तो बच्चे बोलेंगे सर सेंट्रीपिटल फोर्स को एफसी से डिनोट कर लो, ये तो वेक्टर क्वांटिटी, और ये होगा मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है क्या, अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो है v स्क्वायर बाई आर भी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन r ओमेगा स्क्वायर भी है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो ओमेगा क्रॉस v भी था। ये सारे टर्म बन रहे हैं, एम बी ओमेगा भी लिख सकते हैं। फोर्स है तो इसकी यूनिट वेक्टर न्यूटन होगी और डायमेंशन MLT -2, MLT -2, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ एक्ट करे, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स एक नेसेसरी फोर्स है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो, अगर ये फोर्स नहीं हुआ तो कभी बॉडी सर्कुलर मोशन कर ही नहीं सकती। क्यों बच्चे, देखो भाई वेलोसिटी वेक्टर इधर है, फोर्स इधर लगा, अब ये फोर्स क्या चाहेगा, ये फोर्स चाहेगा मैं वेलोसिटी को घुमा दूं, इसने घुमा दिया, वेलोसिटी यहां आ गई, फिर से फोर्स इसके परपेंडिकुलर लगा, इसने फिर घुमा दिया, वेलोसिटी यहाँ आ गई, फिर फोर्स ऐसे लगा, फिर इसने घुमा दिया, फिर ऐसे, फोर्स हमेशा इससे परपेंडिकुलर लगता हुआ चला जा रहा है वेलोसिटी वेक्टर के। और वो हमेशा क्या काम करेगा, जो परपेंडिकुलर फोर्सेस बेटा किसी बॉडी पर एक्ट करते हैं, वो क्या काम करते हैं, किसी भी बॉडी को घुमाते हैं। तो यानी इसे घुमाने में, इसकी डायरेक्शन को चेंज करने में इस फोर्स का रोल है, और तभी तो ये घूम रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इट इज अ नेसेसरी फोर्स, it is a necessary force to provide a body circular motion, to provide circular motion to a body, ठीक है। it is a necessary force, मैं लिख सकता हूं इस बात को, centripetal force is a necessary force, centripetal force is a necessary force for necessary force for सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए बड़ा जरूरत वाला फोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर क्या सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर होगा, नहीं बालक, मैंने ये बोला ये जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, और इस फोर्स की वजह से बच्चे एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर आएगा। ये चीज हम लोग प्रूव कर चुके हैं। बात ये एक्सेलरेशन इधर की तरफ आया क्यों, तो आएगा जब कोई अंदर की तरफ फोर्स लग रहा, वो फोर्स कोई भी हो सकता है। वो फोर्स कौन कौन सा हो सकता है, वो फोर्स हो सकता है बच्चे, हो सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा हो सकता है नॉर्मल रिएक्शन का कोई कंपोनेंट हो सकता है टेंशन फोर्स हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है मैग्नेटिक फोर्स हो। तो कैसा भी फोर्स होगा जो सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि द फोर्स विच एक्ट्स अलॉन्ग द सेंटर। बोल भी दिया था मैंने, फॉर एग्जाम्पल ये कुछ भी हो सकता है, इट में बी फ्रिक्शन हो सकता है, टेंशन फोर्स हो सकता है, नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। और बाकी जो भी है फोर्सेस, नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकता है, ग्रेविटेशनल हो सकता है,
ऐसे जितने भी फोर्सेस जो सेंटर की तरफ एक्ट करेंगे सारे सेंट्रीपिटल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब ये सारे के सारे फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल का रोल प्ले कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, कोई भी फोर्स जो सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसका मैग्नीट्यूड तो m इंटू ए सी के बराबर होगा। भाई पहले तो फोर्स लगा होगा, उसके बाद ही तो एक्सेलेरेशन इधर आया होगा, बस एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड इतना लिखा मैंने। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी कहानी। अब मान लो कोई बॉडी इस तरीके से ऐसे मूव कर रही है, मैं एक क्वेश्चन की फॉर्म में आता हूँ बच्चे। मान लो ऐसे है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या क्या हो सकता है। सपोज इधर कोई अर्थ, ये अर्थ है, ये रही अर्थ, ये रही मेरी अर्थ, प्यारी अर्थ, ग्रीन कलर की अर्थ, ये मेरी प्यारी ग्रीन कलर की अर्थ है बच्चे, ठीक है। ये रही अर्थ, ये रही अर्थ, ये रही अच्छी सी अर्थ, ठीक है। और इस अर्थ के चारों तरफ, अगर मैं कहूं इस अर्थ के चारों तरफ मैं बोल रहा हूं कि कोई प्लेनेट जो है वो रोटेट कर रहा है, प्लेनेटरी मोशन शो हो रहा है। यहां पर अर्थ के चारों तरफ एक प्लेनेटरी मोशन शो हो रहा है। ऐसे करके चारों तरफ रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। किससे घूम रहा है बच्चे वो? ओमेगा से। इस प्लेनेट का मास बच्चे m है, थोड़ा सा बाहर, अर्थ की रेडियस जस्ट अर्थ के पास में, और अर्थ की रेडियस कितनी है बेटा? आर ई है, रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर ई। ऐसे बाहर की तरफ ऐसे घूम रहा है। तो जब ये घूम रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी बच्चे ओमेगा है, और मुझे इसकी एंगुलर वेलोसिटी ही कैलकुलेट करनी है। मास ऑफ द अर्थ इज एम ई, सो फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट। प्लेनेट की एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, निकाल ले जाएंगे। क्या होगी एंगुलर वेलोसिटी प्लेनेट की? समझो जरा। अगर ये प्लेनेट मूव कर रहा है तो इस पर बच्चे अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है प्लेनेट पे, जो अर्थ लगा रही है, और अर्थ प्लेनेट पे लगा रही, प्लेनेट अर्थ पे लगा रहा है। ऐसे है, देखो अर्थ को मैंने सेंट्राइड ऐसे कर दिया, ये सेंटर हो गया, ये था प्लेनेट, इसका मास m है, अर्थ का मास m ही है, ये r ही हो गया। भाई इसका मास जो है अर्थ का वो सेंटर, पूरा सेंटर पे मैंने मान लिया कि कंसंट्रेटेड है। इन दोनों मासेस के बीच में एक फोर्स लगेगा, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अर्थ इस प्लेनेट को अपनी तरफ खींचेगी और ये प्लेनेट इस अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा। नेट जो फोर्स होगा वो जीरो होगा। मैं जो स्टडी कर रहा हूँ वो केवल बच्चे प्लेनेट पे ही कर ले रहा हूँ। मैं सारी स्टडी किस पर कर रहा हूँ? प्लेनेट पे। तो प्लेनेट पर वो प्लेनेट अर्थ, ये कोई सैटेलाइट है, सॉरी प्लेनेट नहीं बच्चे, सैटेलाइट, वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, सॉरी वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। कहाँ में प्लेनेट चिल्ला, प्लेनेट तो बच्चे खुद ही अर्थ है। तो इस पर अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कौन सा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स होगा बच्चे? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये अंदर की तरफ, अंदर का मतलब किधर की तरफ लग रहा है बच्चे? इस सर्कल के सेंटर की तरफ लग रहा है। और इस सर्कल के सेंटर की तरफ अगर ये फोर्स लग रहा है तो ये किसका रोल प्ले करेगा? बच्चे आराम से बोलेंगे सर यही तो वो फोर्स है जो सेंट्रीपिटल, यही तो वो फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है। ये वाला जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है। भाई सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, और अगर ये सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है, तब क्या होना चाहिए भाई? तब जो है ये फोर्स इसे एक एक्सेलरेशन देगा अंदर की तरफ। और वो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा? सर वो एक्सेलरेशन जो है वो तो v²/r या r ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? इस फोर्स को मैं लिख सकता हूं मास इनटू इसने एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा दिया, एंड दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ? G
m1 इंटू m2 यानी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ द प्लेन सैटेलाइट अपॉन में रेडियस ऑफ द अर्थ यानी g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू m इंटू ए सी। अब ए सी की बात आ रही तो ए सी बेटा वो वाली नहीं, ए सी मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन तो बहुत अच्छे से पता है, चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे आर ई ओमेगा स्क्वायर। ये बन गया भाई, इसी ने तो दिया। तो मैं आर ई से m से m को मैंने मार दिया यहाँ पर। सो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आगे बड़े हंसते खेलते जी एम ई अपॉन में आर ई क्यूब। मुझे तो ओमेगा से मतलब था सर, तो ओमेगा निकाल के जरा बताओ। मैंने कहा भाई ओमेगा बड़ी बात नहीं है, रूट ले लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी जी एम ई अपॉन में आर ई क्यूब। ये आ गई एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन की कहानी है बच्चे। इलेक्ट्रॉन की कहानी क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में से घूमा करता है। ऐसे अगर मैं बना लूं, ध्यान देना, और यहां मैंने कह दिया कि यहां पर ये लाल लाल इलेक्ट्रॉन है, ये लाल लाल इलेक्ट्रॉन है, ये चारों तरफ ऐसे करके सर्कुलर ऑर्बिट में किसी वेलोसिटी से ऐसे घूमेगा। अगर मैंने मान लिया ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है इसकी रेडियस आर है, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी। तो अंदर बेटा पूरा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस पर चार्ज Ze हो गया। भाई Ze क्यों हो गया? Z एटॉमिक नंबर है और E जो है एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, इसलिए ऐसा है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उस पर चार्ज कितना हो गया? E हो गया। अब सर बताओ कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स है, कौन सा ऐसा फोर्स है जो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है? मैं कहूँगा यार बच्चे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा फोर्स लग रहा है? बच्चे बोलेंगे सर इससे तो रिपल्सन, वो अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव। ये न्यूक्लियस इसे अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, तभी तो ये बंधा हुआ है। और न्यूक्लियस अगर इसे अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है तो एक फोर्स है सर। भाई कौन सा फोर्स है वो? सर ये जो फोर्स है जो जिससे न्यूक्लियस जिससे इसे अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। और कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगाएगा और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर लगाएगा, तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एक्ट कर रहा है, जिसकी डायरेक्शन रही है। अगर सर ये वाला फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर है तो क्या इलेक्ट्रॉन का एक्सेलेरेशन भी होगा कुछ सेंटर की तरफ? हाँ बच्चे बिल्कुल होगा। तो सर ये अंदर क्यों नहीं जा रहा? अरे बेटा अंदर नहीं जा रहा, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन को लगातार चेंज कर रहा है, हमेशा ऐसे ही वेलोसिटी परपेंडिकुलर लग रहा है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या प्रोवाइड कराएगा? बट सर बोल ये तो प्रोवाइड कराएगा मास इनटू एक्सेलेरेशन, और मैं एक्सेलेरेशन प्रोवाइड करा देगा, और दैट एक्सेलेरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। मैं अगर इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लेट कर लूं v है, तो क्या मैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 होता, तो Q1 की जगह बच्चे Ze, Q2 की जगह क्या हो जाएगा? E अपॉन में आर स्क्वायर लिख सकता हूं। बच्चे बोले बिल्कुल सर लिखिए, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हो। बी स्क्वायर बाई आर। अब आर से तो मैंने आर को क्या कर दिया बच्चे? कैंसिल कर दिया। तो यहां से अपने को वेलोसिटी फाइंड आउट हो गई कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी? दैट इज इक्वल टू द Ze स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ m इंटू आर, और स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे? रूट आ जाएगा। मेरे ख्याल से छोटी छोटी बातें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से रिलेटेड अपने को पता लग गई। चलो और भी इसकी कहानी देखते हैं कि और क्या बन सकता है। तो अगर मैं बात करूं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की या सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो इसमें हम लोग बहुत सारे केसेस में क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, और सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट ऐसे करके घूमता चला जा रहा है, मैंने स्ट्रिंग से किसी ऑब्जेक्ट को बांध लिया और ऐसे घुमाने लगा, और मैं कहूँ स्ट्रिंग में टेंशन बताओ, तो निकाल ले जाएंगे। तो नेक्स्ट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स का एक एग्जाम्पल है। सो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कोई अगर मैं ये मान के चल रहा हूं कोई ब्लॉक है या कोई छोटा सा मास है, वो एक स्ट्रिंग जो है बच्चे वो मासलेस है, मासलेस स्ट्रिंग है, इसके किसी एक एंड से बंधा हुआ जिसका मास m है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रही, इसका जो मोशन हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, और ये कोई फिक्स पॉइंट है जिससे ये बंधी हुई है स्ट्रिंग।
और इसी के अबाउट ये ओमेगा से ऐसे घूम रही। किससे घूम रही बच्चे? ओमेगा से ऐसे घूम रही। स्ट्रिंग ऐसे 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 ओमेगा से घूमती जा रही। अब ये स्ट्रिंग अगर ऐसे ओमेगा से घूम रही तो बच्चों के दिमाग में आया, सर एक बात बताओ, क्या आप यहाँ पर मुझे टेंशन कैलकुलेट करके दे सकते हो? अगर इस स्ट्रिंग की लेंथ L है, अगर इस स्ट्रिंग की लेंथ L है तो क्या सर टेंशन बता सकते हो? मैं कहूँगा बिल्कुल बच्चे बता सकता हूँ। टेंशन किस वजह से आएगी? यार ये अगर ऐसे घूम रहा है तो स्ट्रिंग टाइट होने की कोशिश करेगी पीछे की तरफ, भाई स्ट्रिंग खींचने की कोशिश करेगी बाहर की तरफ, और ये स्ट्रिंग अगर बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी तो ये खींचने देगा नहीं, और नहीं खींचने देगा यानी भाई देखो ये मास जो है वो बाहर भागने की कोशिश कर रहा है। ऐसे करके घुमा रहे तो मास को फील हो रहा कि उस पर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, जैसे इसे स्यूडो फोर्स कहते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बच्चे। भाई एक फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि अगर कोई इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, एक्सेलरेटेड फ्रेम है, उस पर कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलेरेशन फील करता है। रिलेटिव लगा सकते हैं इसके रेस्पेक्ट में। तो होगा क्या, अगर ये स्ट्रिंग ऐसे घूम रही है तो ये मास अपने बाहर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कि हम बाहर गिर जाएंगे, तो बाहर की तरफ खींचेगा स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग इसे अंदर की तरफ खींचेगी। और ये जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है बेटा स्ट्रिंग का, ये तो सर्कल बना ना, स्ट्रिंग तो पूरा सर्कुलर मोशन कर रही है, तो ये जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है वो टेंशन फोर्स, और यही टेंशन फोर्स इस बार में किसका रोल प्ले कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रोल है वो अलग अलग है, हर जगह चेंज होता जाएगा। कभी टेंशन एक्ट करेगी, कभी नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगी। अब मैं इस टेंशन को निकालना चाह रहा हूं। अच्छा अगर इधर सेंट्रीपिटल फोर्स है बच्चे, तो ये बताओ सर सेंट्रीपिटल फोर्स होता किसके इक्वल है? बच्चे बोलेंगे सर ये तो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल। सो टेंशन इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी आर ये, और रेडियस की वैल्यू तो एल है, तो आर ओमेगा स्क्वायर होता था बेटा, तो आर ओमेगा स्क्वायर, और आर की जगह एल है तो टेंशन आ गई एम एल इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये तो टेंशन आ गई। ये भी कहानी क्लियर है? बच्चे बोलेंगे सर इतने से मैं मानूंगा नहीं, मेरे दिमाग में और भी सारी बातें चल रही हैं, मैं तो वो भी पूछना चाह रहा हूँ। अरे भाई तुम्हारा मन है तो पूछ सकते हो। मैं सर अलग अलग स्ट्रिंग अगर बहुत सारी बांध दूँ मासलेस, और पूछूं अलग अलग स्ट्रिंग में टेंशन क्या, भाई एक स्ट्रिंग में टेंशन तो सेम होती थी ना। अगर मैं अलग टाइप की स्ट्रिंग लेता चला जाऊंगा, डिफरेंट स्ट्रिंग्स लूंगा, तो उनमें टेंशन अलग अलग आ जाएगी। तो अगर मान लो अपने पास में, मैं न्यूमेरिकल बनाता हूं कि ये फिक्स्ड एंड है, सॉरी इधर बना दिया मैंने, ये कोई फिक्स्ड एंड है, यहां एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का मास है m, फिर एक और स्ट्रिंग है, इसका मास भी m, फिर एक और स्ट्रिंग है, इससे भी एक ब्लॉक बंधा हुआ है, इसका मास भी m है। स्ट्रिंग का मास नहीं है, ब्लॉक्स के मास है, ये छोटे छोटे मासेस है। स्ट्रिंग सारी की सारी कैसी है बेटा? मासलेस स्ट्रिंग है, सारी की सारी स्ट्रिंग जो है मासलेस स्ट्रिंग्स, ऑल स्ट्रिंग्स आर मासलेस। और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे घूम रहे विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। ये एंड फिक्स्ड है, एंड मोशन जो हो रहा है इसका इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये जो मोशन है बच्चे वो कहां हो रहा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है पूरा का पूरा। अब अगर ये मोशन भाई हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है तो क्या काम करें? कोई बात नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर ये मोशन होगा तो बच्चे एक काम कर सकते हैं, समझो ऐसे मोशन हो रहा है तो सारे के सारे घूम रहे हैं, और सारे जो घूम रहे हैं मासेस, इन सब का सर्कल अलग अलग है। इस मास की अगर मैं बात करूं तो इसका सर्कल है ये, अगर मैं इस मास की बात करूं तो इसका सर्कल है ये, और अगर मैं इस मास की बात करूं तो इसका सर्कल है ये तीन मासेस हैं, और इन सारे मासेस का सर्कल अपना अलग अलग है। और अगर अलग अलग सर्कल है बच्चे तो अलग अलग तो इनकी रेडियस होगी, और अलग अलग रेडियस होगी सर तो अलग अलग सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन तो आर ओमेगा स्क्वायर था, आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओमेगा कांस्टेंट है सर, आर तो नहीं कांस्टेंट है। चलो तो अब बात करते भाई, सबकी टेंशन अलग अलग होगी, स्ट्रिंग अलग है, तो यहां पर बच्चे टेंशन मान लो T1 आ गई, इधर टेंशन बच्चे T2 आ गई,
और इधर टेंशन बच्चे T3 आ गए। क्यों आ जाएगी ये बात तो क्लियर है। मैंने मान लिया स्ट्रिंग 1, ये स्ट्रिंग 2 और ये स्ट्रिंग 3, ये 3 स्ट्रिंग हो गई। हमें फाइंड आउट करना है बच्चे रेशियो तीनों स्ट्रिंग्स का। फाइंड रेशियो, फाइंड रेशियो इन द स्ट्रिंग 1, 2 एंड 3। 1, 2 और 3 में हमें क्या निकालना है, स्ट्रिंग में रेशियो फाइंड आउट करना। निकालेंगे यार, ये भी कोई बड़ी बात तो नहीं है। क्या आएगा रेशियो बच्चे? अगर रेशियो की बात करें, अगर अपन लोग रेशियो की बात करें तो होगा क्या, इधर T1 ये T2। अच्छा ये टेंशन आएंगे, क्यों आएंगे बच्चे? इसलिए क्योंकि ये मास से आएगा बाहर की तरफ भागना, तो स्ट्रिंग को बाहर की तरफ खींचेगा तो स्ट्रिंग इसे पुल करेगी अंदर की तरफ। यही तो टेंशन है। ऐसे ही सारा के साथ में होगा। तो अब क्या करें? अब मैं सबसे पहले इस वाले ब्लॉक की एफबीडी पर आता हूं बच्चे। इस वाले ब्लॉक की, इस ब्लॉक की एफबीडी की अगर मैं बात करूं, इस ब्लॉक की एफबीडी की अगर मैं बात करूं बेटा, देखिएगा क्या होगा। इस ब्लॉक पर एक सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लगेगा, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसका मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। और वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? बच्चे बोलेंगे सर इस ब्लॉक पर तो एक ही केवल फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स अपने पास में T3। कितना फोर्स लग रहा है? T3। देखो ये वाला जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक की रेडियस रही है इतनी बड़ी। कितनी बड़ी सर? 3L के बराबर। ये रहा ब्लॉक, इसकी स्ट्रिंग बेटा अलग अलग है। ये मैं इस वाली स्ट्रिंग को ही एक्सटेंडेड मान रहा हूं, पूरी लेंथ ये ले रहा हूं 3L। इस स्ट्रिंग की लेंथ L, इसकी लेंथ भी L है और इसकी लेंथ भी L है। ये टोटल 3L हो गई। तो इसके अगर मैं थर्ड स्ट्रिंग में जो ब्लॉक बंधा हुआ है, ब्लॉक 3, उसके अगर मास की बात करूं, वो रेडियस की बात करूं, तो रेडियस कितनी हो गई बच्चे? 3L हो गई। यहां मास है, ये रही टेंशन T3। ये टेंशन सर किसका काम कर रही? मैं कहूंगा भाई यही तो एक इसे सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करा रही, यही तो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रही। और अगर ये सेंट्रीपिटल रोल का प्ले कर रही है तो T3 की तो बच्चे मेरे ख्याल से वैल्यू क्या आ जाएगी? मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। यानी T3 की वैल्यू आ गई मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सर क्या होगा यार? क्यों नहीं पता? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो यहां पर आ जाएगा किसके इक्वल बच्चे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया किसके इक्वल बच्चा? R ओमेगा स्क्वायर। और इधर रेडियस क्या है इस सर्कल की? 3L इंटू ओमेगा स्क्वायर। चलो T3 की वैल्यू अपन लोगों ने बना ली। अब बात आ रही सर मैं T2 को, ये मास M2 को भी लिखना चाह रहा हूं। मैंने कहा लिख दो भाई, ये फिक्स्ड एंड बना लो। ये फिर से लेंथ कितनी बना लेते बच्चे? 2L बना ली मैंने। यहां ब्लॉक रख दिया और इसका मास कितना कर दिया? M कर दिया। और अगर इसका मास मैंने M करा है, इसका मास अगर मैंने M कर दिया तो फिर बहुत सारी कहानियां होंगी फिर से। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये रहा, इस पर सर फोर्सेस लग रहे हैं और भी। कौन कौन से लग रहा? एक तो अंदर की तरफ टेंशन इस पर एक्ट कर रही T2, एक सर बाहर भी एक टेंशन खींच रही थी इधर की तरफ, बाहर वाली स्ट्रिंग भी से खींचने की कोशिश कर रही थी T3 से। और सेंट्रीपिटल नेट फोर्स होगा वो T2 माइनस T3 होगा, जो सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, और इस पर लगेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया? क्या T2 की वजह से आया? नहीं। क्या केवल T3 की वजह से आया? नहीं भाई, इनके नेट की वजह से आया। और नेट किधर की तरफ लगना चाहिए? सेंटर की तरफ। तो यानी मैं लिख सकता हूं यहां पर बच्चे क्या? T2 माइनस T3 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। भाई यही तो लिखूंगा, T2 माइनस T3 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और T2 की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, लेकिन T3 पता है। सो T2 माइनस T3 की वैल्यू है बेटा M इंटू 3L इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू मास इंटू इसका एक्सेलरेशन। सर क्या होगा? अब भाई रेडियस कितनी है इसकी? रेडियस है 2L, और किससे घूम रहा है? ओमेगा से। तो ये आ गया भाई R ओमेगा स्क्वायर होता तो R कितना है बच्चे? 2L इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसे जोड़ लेंगे। सो T2 की भी वैल्यू अपने पास में क्लियर हो गई, M इंटू 3L एंड 2L दैट इज 5L इंटू ओमेगा स्क्वायर। सेकेंड, ये पहला। आए बनाते हैं अब बेटा T1 की वैल्यू को, यानी इस वाले ब्लॉक को उठाएंगे।
किसको उठाएंगे, इस वाले ब्लॉक को, किसको, ब्लॉक 1 को, स्ट्रिंग वन को उठाया। ये फिक्स्ड एंड हो गया, इसकी तो लेंथ L है और ये कितने सर्कल में घूम रही बेटा, R रेडियस यानी L रेडियस के सर्कल में घूम रही। इस पर फोर्स सर कौन कौन से लग रहे हैं बेटा, एक तो टेंशन लग रही है अंदर की तरफ, कितनी लग रही, T1, और एक सर बाहर भी लग रही है इसमें टेंशन, दैट इज T2। तो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स T1 है, नहीं। क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स T2 है, नहीं। कौन सा फोर्स है फिर ये, T1 माइनस T2 सर एक फोर्स है जो अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है, ये सेंट्रीपिटल है जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। जो फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट करे दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल। तो ये सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, ये है। और अगर ये है तो अपन लोग बहुत सारी बातें निकालते हैं। तो इधर की तरफ बच्चे लग रहा है T1, इधर की तरफ क्या लग रहा है, T2। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर बालक, मैं लिखूंगा T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कैसे लिखूंगा, इसकी रेडियस इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्या मुझे T2 की वैल्यू पता है, हाँ सर अभी तो निकाली थी, दैट इज इक्वल टू m इंटू 5L इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ML ओमेगा स्क्वायर। अब बड़े शांति से चुपके से वैल्यू उठाएंगे और यहां उठा के रख देंगे धीरे से, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 5 एंड दिस 6L इंटू ओमेगा स्क्वायर। बच्चे मेरा न्यूमेरिकल ये नहीं था मुझे T1 T2 T3 निकालना, मैंने तो ये बोला था इनका रेशियो निकालो, और रेशियो निकालने में तो बड़े माहिर हैं, बचपन से बातें करते चले हैं। रिक्शे वाले को पता है, सब्जी वाले को पता है, सभी को पता है सर, फिर मूल्य को पता है मेरे कि मैं रेशियो कैसे निकालूंगा। तो इसका जो रेशियो आएगा T1 रेशियो T2 रेशियो T3 दैट इज इक्वल टू था, भाई जो भी कॉमन टर्म है सब में वो तो हटा दो, मास कॉमन हटाओ, L कॉमन हटाओ, ओमेगा स्क्वायर कॉमन हटाओ, क्या बचा यहाँ पर 6, यहाँ क्या बचा 5, यहाँ क्या बचा 3, यानी कि 6 रेशियो 5 रेशियो 3, ये इनका रेशियो आ गया। मेरे ख्याल से ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी, तो नोट डाउन कर लो बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान देते हैं क्या क्या और हो सकता है। अब दूसरी बात पे चलते हैं। अब मान लो मैंने कहा कि भाई स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग तो मैंने ये मान ली थी कि स्ट्रेच नहीं हो रहे, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ली थी। अगर इसकी जगह कुछ और होता सर, स्ट्रिंग ना होती कुछ और होता, क्या होता, जो एक्सटेंड करे। मैंने कहा स्प्रिंग है, मैंने बोला स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना होगा, भाई ये घूमेगी तो ब्लॉक जाना चाहेगा बाहर, और ब्लॉक अगर जाना चाहेगा बाहर तो क्या होगा बच्चे, जब ब्लॉक बाहर जाना चाहेगा तो स्प्रिंग खींचेगी। तो मुझे मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज फाइंड elongation in the spring. Next is elongation in the spring. Elongation in the spring. Elongation in the spring. Spring में elongation निकालना है बच्चे, क्या आना चाहिए समझो। मान लो कोई स्प्रिंग है बालक, कोई भी स्प्रिंग है बालक, कोई भी स्प्रिंग है बालक, ठीक है। यहां पर एक कोई पॉइंट ले लिया मैंने, ये पॉइंट है फिक्स्ड पॉइंट, यहां स्प्रिंग को मैंने फिक्स कर दिया, हिंज कर दिया स्प्रिंग को। ये कोई स्प्रिंग है, इससे कोई ब्लॉक अटैच्ड है, ब्लॉक का मास m है, और स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है। किस पर है बच्चे, नेचुरल लेंथ पर। ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है। स्प्रिंग किस पर है बच्चे, अपनी नेचुरल लेंथ पर है। अब ध्यान देना, अगर ये नेचुरल लेंथ पर है तो इस पर एक फोर्स लगेगा, किधर की तरफ सर, इस पर जो फोर्स लगना चाहिए। अब इसे घुमाया पहले, इस एंड के अबाउट ओमेगा से ऐसे घुमाया, जैसे ही ओमेगा से घूमेगा, ये m मास वाला ब्लॉक है, ये सोचेगा कि ये मैं तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूं, तो मेरे ऊपर तो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, और बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है तो मैं तो बाहर जाऊंगा। तो जब ये बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो इसकी लेंथ बच्चे खींचेगी। अगर इनिशियली ये नेचुरल लेंथ पर है तो स्प्रिंग में कोई फोर्स नहीं है, फोर्स इन स्प्रिंग इज जीरो। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट के है तो अभी इनिशियली ये नेचुरल लेंथ पर स्प्रिंग फोर्स जो है वो जीरो है, कोई फोर्स नहीं। स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन में से घूम रहे सारे के सारे। सर अगर ये एक्स डिस्टेंस खिंच गई स्प्रिंग तो कौन सा फोर्स आएगा, बिल्कुल एक फोर्स आएगा बच्चे जो अंदर की तरफ काम कर रहा होगा, दैट इज द के एक्स। कितना लग रहा होगा, के एक्स।
मैंने कहा इसकी नेचुरल लेंथ तो एल नॉट थी, बाद में खिंच के कितनी हो गई, एक्स और खिंच गई। तो अब जो स्प्रिंग ये घूमेगी, ये जो ब्लॉक घूमेगा वो इतने बड़े सर्कल की रेडियस में घूमेगा, इस सर्कल में घूमेगा। भाई ये जो ब्लॉक है वो इस सर्कल में घूम रहा होगा कहीं ना कहीं, और अगर इस सर्कल में घूमेगा तो सर मुझे एलोंगेशन बताना है। तो एलोंगेशन के लिए यार क्या काम करेंगे, अच्छा एक काम करो, जब अगर ये सर्कल में घूम रहा है तो क्या करूं मैं, अरे सर सर्कल में घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा ही। कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स है सर, वही है जो इस वाले ब्लॉक पर सेंटर की तरफ लग रहा है। अरे सर मुझे सामने दिख रहा है इस वाले ब्लॉक पर सेंटर की तरफ तो एक फोर्स लग रहा है, दैट इज के एक्स। तो यानी के एक्स इस पर सेंटर की तरफ लग रहा है, तो के एक्स जो है वो इसे प्रोवाइड कराएगा क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कौन सा भाई, एक्सेलरेशन होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो के एक्स इक्वल टू लिखेंगे अपन लोग मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर होता था। तो अब मेरे बच्चे बोलेंगे सर आर मुझे पता है, किसके इक्वल होगी भाई, रेडियस तो इस सर्कल के यहां से यहां तक है, एल नॉट नहीं है, एक्स भी नहीं है, कितनी है, एल नॉट प्लस एक्स। तो रेडियस हो गई एल नॉट प्लस एक्स, यानी के एक्स इक्वल टू मैं लिख सकता हूं यहां पर एम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा से घूम रहा है तो आर की जगह हो गया एल नॉट प्लस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। अपने को तो एक्स निकालने से मतलब है, सो एक्स वाले टर्म एक तरफ कर लेंगे, यानी के एक्स इक्वल टू एम एल नॉट ओमेगा स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई किया प्लस एम एक्स ओमेगा स्क्वायर। मुझे x निकालना, x वाले टर्म इधर ले आएंगे, सो के एक्स माइनस एम एक्स ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम एल नॉट इंटू ओमेगा स्क्वायर। मैंने यहां से x को कॉमन ले लिया, क्या बचा, k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम एल नॉट इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो एलोंगेशन इन द स्प्रिंग यानी x की वैल्यू आ गई अपने पास में एम एल नॉट ओमेगा स्क्वायर अपॉन में k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। ये बन गया स्प्रिंग में एलोंगेशन। ये बच्चे क्या आ गया, स्प्रिंग में एलोंगेशन आ गया। चलो मेरे को ये भी बात क्लियर हो गई कि स्प्रिंग में क्या एलोंगेशन होगा, बहुत अच्छी बात है। और क्या क्या सर हो सकता है, और भी चीजें बनेंगी। मान लो कोई रिंग है, टेंशन तो रिंग में भी आनी ना, इधर आ रही है अगर के एक्स स्ट्रिंग में आ रही है तो रिंग में भी आएगी। तो मान लो कोई रिंग है वो रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के अबाउट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। अ रिंग इज रोटेटिंग, अ रिंग इज रोटेटिंग, रिंग इज रोटेटिंग, अ रिंग इज रोटेटिंग about its axis in a horizontal plane, in horizontal plane with constant angular velocity omega, with constant angular velocity omega. Find आउट क्या करना है भाई, कोई रिंग है वो रोटेट कर रही है एक्सिस में, और एक्सिस कहाँ बच्चे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी उससे घूम रही। तो फाइंड आउट करना, फाइंड टेंशन इन द रिंग, फाइंड टेंशन इन द रिंग, टेंशन इन द रिंग। एज्यूम कर लेते हैं मास ऑफ द रिंग इज m एंड रेडियस ऑफ द रिंग इज r। मास ऑफ द रिंग इज स्मॉल m एंड रेडियस ऑफ द रिंग इज कैपिटल R। ठीक है, अच्छी बात है। चलो बनाते हैं, ध्यान देना। मान लो ये रिंग है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, सॉरी मान लो ये कोई रिंग है,
ये कोई रिंग है बच्चा, रिंग बन गई बहुत अच्छी सी। एक बच्चा इसे पहन लेगा फिंगर्स में, कहेगा मेरी शादी हो गई है। ये रिंग बन गई, ठीक है। इस रिंग का मास है, इस पूरी रिंग का मास कितना m है। और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे रोटेट कर रही, किस में रोटेट कर रही बच्चे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ये रिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रही है, ठीक है। अब क्या हो सर, अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रही है तो होगा क्या, ओमेगा से ऐसे घूम रही, ओमेगा की डायरेक्शन बेटा आउटवर्ड है, ऐसे बाहर, ओमेगा, फिर से बोलूं ओमेगा, ठीक है, बाहर की तरफ है, इससे घूम रही। अब क्या होगा, तो अगर ये घूमेगी, ध्यान दो, तो इस रिंग, ये जो रिंग बनी है वो छोटे 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 मासेस से बनी है। और ये जो छोटे 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 मासेस है ना, जब ये घूमेगी तो ये एक्सपीरियंस करेंगे कि मुझे बाहर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है, ये एक्सपीरियंस करेंगे एक स्यूडो फोर्स का, क्योंकि ये नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो ये बाहर की तरफ एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेंगे, ये बाहर खींचना चाहेंगे, यहां का एक छोटा सा पिन्ना सा चिन्ना सा पिद्दू सा एक मास होगा, वो बाहर की तरफ खींचना चाहेगा। और अगर ये वाला फोर्स बाहर की तरफ खींचना चाहेगा ना, तो फिर ये जो रिंग के बाकी वाले, ये जो बाकी ये पूरा पूरा का मास जो है ना, ये ब्लॉक है, छोटे से नहीं बड़े बड़े से, ये इसे खींचना चाहेंगे अंदर की तरफ। क्यों, क्योंकि ये बाहर खींचना चाहेगा तो इनको भी खींचेगा, है तो अटेस्ट, ये सारे के सारे पूरी रिंग ऐसे घूम रही और ये रिंग से ऐसे अटेस्ट है, तो ये बाहर खींचना चाहेगा, इसको भी बाहर खींचना चाहेगा, इसको भी बाहर खींचना चाहेगा, तो ये भी तो इसे पुल करना चाहेंगे अंदर की तरफ। भाई यही ने पुल करेगा, इसे करेंगे, यही तो एक्शन रिएक्शन है, यही टेंशन है। तो यानी कि इसमें जो होगी, ये वाले जो मासेस हैं ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो इधर टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस पर क्या हो जाएगी, एक टेंशन डेवलप हो जाएगी कोई अंदर टेंजेंशियल डायरेक्शन। मैं इसको बेटा इस वाले स्ट्रक्चर को केवल इतना जूम करना चाह रहा हूं, क्या कर दूंगा बच्चे, जूम करना कर दूंगा। देखो क्या होता है, मैंने मान लिया कि ये रही रिंग अपनी, ये रही रिंग, रिंग का ये वाला पोर्शन छोटा सा मास, पिन्ना सा चिन्ना सा पिद्दू सा ये मास है और ये रहा सेंटर बच्चे ओ, जिसके अबाउट ये रिंग घूम रही थी। मैंने इसे जूम करके बनाया बच्चे, है बहुत छोटा, बहुत नन्ना सा है ये रहा। इधर वाले जितने भी मासेस हैं वो इस पर एक ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक टेंशन एक्ट करा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसे खींच रहे हैं, ये उन्हें खींच रहा है, ये इसे खींच रहा है, नहीं हम जाने देंगे। वो कह रहा जाएंगे, कह रहे नहीं जाने देंगे। भाई यही तो है इनर्शिया। तुम कहोगे मैं चेंज करूंगा, वो कह रहा मैं तुम्हें चेंज करने नहीं दूंगा। अब ये वाला एंगल छोटा सा है, प्यारा सा एंगल है डी थीटा, यहां पर एक छोटा सा प्यारा सा एंगल मान लिया बेटा इतना, ये प्यारा सा एंगल लेट से डी थीटा, ये छोटा सा एंगल हो गया डी थीटा, ये डी थीटा एंगल हो गया। ये रही अपनी रेडियस बच्चे, ये रेडियस है आर, ये भी रेडियस हो गई आर। अब क्या होगा बालक, सर एक चीज और होगी, क्या होगा, अब इधर जो टेंशन एक्ट करेगी उस टेंशन के कंपोनेंट आएंगे। कौन कौन से, सर एक तो टेंशन का कंपोनेंट इधर आएगा। अगर ये एंगल डी थीटा है तो क्या मैं इसे विभाजित कर सकता हूं, मतलब डिवाइड कर सकता हूं आधे आधे एंगल वाई सेक्टर डाल करके, हाँ बच्चे डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। और अगर ये डी थीटा बाई 2 है तो ये भी तो डी थीटा बाई 2 है, मेरा पड़ोसी अल्टरनेट एंगल, हाँ बिल्कुल ये भी डी थीटा बाई 2 है। और अगर ये डी थीटा बाई 2 है तो क्या सर ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2, हाँ भाई रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, तो ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2 ही है। तो इसके टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा बच्चे कितना, टी साइन डी थीटा बाई 2, और इधर आ जाएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2। क्यों कॉस, क्योंकि अगर ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2 बच्चे ये भी तो 90 और ये 90 है, तो ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2, ये डी थीटा बाई 2, तो टेंशन का ये कंपोनेंट टी कॉस डी थीटा बाई 2 और इधर वाला कंपोनेंट आ गया टी साइन डी थीटा बाई 2। ठीक है, ऐसे ही टेंशन का एक कंपोनेंट और आएगा इस तरफ, इस तरफ आएगा बच्चे टी कॉस डी थीटा बाई 2 और इधर की तरफ टेंशन का कंपोनेंट आएगा टी साइन डी थीटा बाई 2।
ये बन गया। अब क्या होगा बच्चे, कॉस वाले कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, बचेंगे कौन से कंपोनेंट सर, बचेंगे तो साइन वाले कंपोनेंट, और साइन वाले जो कंपोनेंट हैं वो इस पर अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे, किधर की तरफ, अंदर की तरफ, किधर की तरफ, अंदर की तरफ। सर सेंटर की तरफ तो लगा नहीं रहे यार, ये मास कितना है, ये पिन्नी सा मास है, ऐसे ही लगा रहे हैं, वो तो ऐसे शो करा गया इतना बड़ा, ये पिन्नी सा मास है, ऐसे करके इधर की तरफ लगा रहे, सेंटर की तरफ। तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएंगे, तो इसका पिन्ना सा मास m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल। तो क्या मैं इस कहानी को थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूं बच्चे, कैसा, मैं इस कहानी को लिख सकता हूं कि ये जो फोर्स है, नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, वो तो 2t साइन डी थीटा बाई 2 है, और ये काम क्या करेगा बच्चे, ये काम करेगा इसे अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देने का। तो अंदर की तरफ इस पर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, dm मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन किससे घूम रहा था सर, ओमेगा से घूम रहा था, तो मैं तो लिखूंगा इसे r ओमेगा स्क्वायर, कोई बात नहीं, लिख दो। सर इसका मास क्या लो, बड़ी कहानी अच्छी है, छोटी सी बात है, पहले से ही पढ़ चुके हैं, 6th 3rd 4th सब में तो यही पढ़ा कि 15 रुपए की 3 टॉफी हैं, ज़्यादा महंगी होगी, अच्छी वाली है, तो 5 रुपए की कितनी होगी, तो कैसे कर दिया बेटा, डिवाइड कर दिया, एक टॉफी 3 से डिवाइड कर दिया 15 को, या 15 रुपए की 5 टॉफी हैं, तो 5 रुपए कितनी होंगी सर, भाई 5 टॉफी हैं 15 की, या 5 टॉफी हैं 15 रुपए की, एक टॉफी सर कैसे होगी, मैं 15 से 5 को डिवाइड कर दूंगा, और 3 टॉफी कैसी होंगी, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब यूनिटरी मेथड से हम लोग कर सकते थे। तो यहां पर भी यही कहानी है भाई, पूरी जो लेंथ है इसकी कितनी है बच्चे, 2 पाई आर, तो मास ऑफ लेंथ 2 पाई आर, मास ऑफ लेंथ 2 पाई आर, मास ऑफ लेंथ 2 पाई आर, कितना है 2 पाई आर लेंथ का मास, m था सर। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूं मास ऑफ लेंथ 1 यूनिट कैसे निकालें सर, मैं इस लेंथ से डिवाइड कर दूंगा। अब सर मैं जानना चाह रहा हूं मास ऑफ लेंथ दिस यूनिट, और ये लेंथ है कितनी, भाई इस लेंथ को हम लोग कहेंगे बच्चे आर्क लेंथ, और आर्क लेंथ जो होती है वो कितनी होती, एंगल इंटू रेडियस, एंगल इंटू रेडियस। यहाँ एंगल बच्चे पता है डी थीटा है, और रेडियस भी मुझे पता है कितनी आर है, तो ये लेंथ हो गई आर डी थीटा। तो यानी आर डी थीटा का मास कितना होगा बच्चे, बोले कौन सी बड़ी बात है, 15 की 5 टॉफी 1 की इतनी, बाकी का मल्टीप्लाई, तो m अपॉन में 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा, आर से आर को उड़ा दिया, यही आर डी थीटा का मास, तो छोटा सा मास, चिन्ना सा मास, पिद्दू सा मास कितना है बेटा, डीएम है, उसकी वैल्यू आ गई m अपॉन 2 पाई टाइम्स ऑफ डी थीटा। इसकी वैल्यू यहां उठा के पुट कर देंगे तो आ जाएगा 2t साइन डी थीटा बाई 2, डी एम की वैल्यू आ गई बच्चे m अपॉन में 2 पाई इंटू डी थीटा आर ओमेगा स्क्वायर। बेटा मुझे ये पता है कि ये मास जो है बहुत छोटा है, ये आर्क बहुत छोटा है बेटा, तो एंगल बहुत छोटा हुआ, मैंने तो इतना बड़ा बनाया तभी ये पिन्ना सा। तो अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल्स क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां पर 2t साइन डी थीटा बाई 2 की जगह डी थीटा बाई 2 इक्वल टू m अपॉन में 2 पाई डी थीटा इंटू आर ओमेगा स्क्वायर। मैंने डी थीटा से डी थीटा को मारा, क्या बचा भाई, 2 से मैंने 2 को मारा, सो टेंशन की तो वैल्यू मेरे बच्चे आ गए m अपॉन में 2 पाई टाइम्स ऑफ आर ओमेगा स्क्वायर। ये टेंशन है, ये टेंशन बनी। तो मेरे ख्याल से इतनी कहानी क्लियर हो गई होगी। तो बच्चे अभी डायनेमिक खत्म नहीं हुई, तो डायनेमिक चालू करी हम लोगों ने। तो नेक्स्ट जो कल लेक्चर होगा उसमें डायनेमिक की अच्छी प्रॉब्लम्स लेकर के आएंगे, और बहुत सारे केसेस ऐसे बनेंगे जिनमें हम लोग डायनेमिक को सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय श्री राम।